Quantitative aptitude, the section which is considered to be the toughest section when it comes to banking examination. And the thing which makes it toughest is its question asked in mains examination. So in this video we are going to discuss certain key points which will be कि आप अपना प्रिपरेशन कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, कौन से चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा ताकि आपको कई सारे मदद मिले, कई सारे हेल्पफुल चीजें मिले। साथ ही साथ एक चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको कैसे अप्रोच लेना है, कौन से सवाल करने हैं, कैसे सवालों को और बढ़ना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको कौन से वे में सवालों को सॉल्व करना है, ट्रेडिशनल में, शॉर्टकट में या शॉर्ट ट्रिक में। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ज्यादा फोकस एक्यूरेसी में देना है या टाइम मैनेजमेंट में देना है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सारे के सारे चीजों का लिंक लास्ट में कैसे प्रैक्टिस और स्पीड के साथ निकल के आएगा। ये सारे के सारे सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स बाय सिटिंग ऑन दिस सोफा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बोर्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि कौन से चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, उससे आपको काफी मदद मिलेगा। आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स इन द बोर्ड जस्ट टू सेव टाइम, और एल से पूरा सिलेबस हमारे यहाँ पे, जैसे कि परसेंटेज से लेके प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइप्स एंड सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, सब कुछ है। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन आपको परसेंटेज से करना है। क्यों करना है वो सारे के सारे रीजन कहेंगे हम। सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़िए। कैसे पढ़ना है वो थोड़ा बात बताते हैं, बस सबसे पहले परसेंटेज पढ़िए। अब परसेंटेज के बाद आपको जाना है रेशियो में, सीधा जाना है। सर इन दोनों को पहले पढ़ने से एडवांटेज क्या मिलेगा, आपके कुछ बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो उनके साथ इंटरलिंक्ड रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं इधर से लूं, बोट एंड स्ट्रीम का सपोज मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट्स इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 7:5। आगे आपका रेशियो। अगर एक और एग्जांपल लें जैसे कि टाइम एंड वर्क, सपोज द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय 3 पर्सन्स ए, बी एंड सी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इज 5:7:9। आगे आपका रेशियो यहाँ पे भी। अगर हम बात करें एक ट्रेन प्रॉब्लम्स की, तो द रेशियो बिटवीन द टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर इज 5:7। यहाँ पे भी रेशियो आ सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन अ मिक्सचर द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 5:9। पार्टनरशिप, 3 persons A, B and C started their business by investing a sum in the ratio 5:7:9। अगर एज प्रॉब्लम की बात करें, 7 years ago the ratio between the ages of A and B was 5:1। after 9 years the ratio between their ages will be 5:2। यहाँ पे भी रेशियो, मतलब यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स आपके हैं वहां पे आपको रेशियो इंडिकेट कर सकता है, मतलब रेशियो के फॉर्म में सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो उन सवालों को बनाने में काफी आसानी होगी। सिमिलरली अगर ऊपर वाले सवालों की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, तो बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट ए शॉपकीपर गेट्स 10% प्रॉफिट। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ही मस्ट हैव मार्क्ड द आर्टिकल। मार्कअप कितना परसेंट है, मतलब परसेंटेज में चल रहा है। ए इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन सिंपल इंटरेस्ट एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने डिफरेंस आ रहा है वगैरह वगैरह, मतलब इधर भी आपको परसेंटेज मिल सकते हैं। तो हर जगह आपको यहाँ पे ऊपर परसेंटेज देखने के लिए मिलेंगे और नीचे के चैप्टर्स में रेशियो देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर को पहले क्लियर कर लेते हैं तो बाकी के सारे चैप्टर्स में आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। अब रही बात, सर क्या परसेंटेज के बाद में अगर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड पढ़ूं तो क्या कुछ गलत होगा? सीक्वेंस थोड़ा गलत होगा जरूर। क्यों? क्योंकि यही प्रॉफिट लॉस में सवाल ऐसे भी दे सकता है, द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज 7:9। इफ द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 7% एंड द सेकंड इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। तो यहां पे आपको रेशियो और परसेंटेज मिला के भी सवाल मिल सकते हैं, जो भी चैप्टर्स यहां पे लिखे। तो अगर आप पहले परसेंटेज और रेशियो को एक बार में कंप्लीट कर लें तब आपके लिए चीजें आसान होंगी। सर और क्या मदद मिलेगा? डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर हम प्रीलिम्स, हम दोनों एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको बेसिक लेवल के मिलेंगे, यानी कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, डेटा टेबल, इनमें से वहां पे सवाल अक्सर क्या पूछते हैं भाई आपको, अगर दो कंपनी के प्रोडक्शन A, the production of company A is what percent more than B, what percent less than B, what percent of B, या फिर परसेंटेज में आ सकता है। what will be the ratio of their production, रेशियो में आ सकता है। what will be the average, तो एवरेज का चैप्टर भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इन्हीं तीनों में से आपके बेसिक जो प्रीलिम्स के डीआई होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवांस लेवल की डीआई, सर ये एडवांस लेवल का डीआई क्या होता है? जो कि यूजुअली आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके चैप्टर वाइज डीआई होते हैं या फिर एरिथमेटिक बेस्ड डीआई। ये सारे के सारे आपके एरिथमेटिक चैप्टर
चैप्टर्स है ना, तो ये चैप्टर वाइज डीआई, अरिथमेटिक डीआई मतलब क्या है सर, आपको टाइम एंड वर्क से मिल सकता है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सर ये टाइम एंड वर्क मतलब उनका जो कितना टाइम ले रहे होंगे या फिर एफिशिएंसी, उनका ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा। 6-7 लोग होंगे, ABCDE, उनके फॉर्म में ग्राफ बना दिया जाएगा। तो वो चीजें तभी क्लियर होंगी जब इन सारे के सारे चैप्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इधर से शुरू करके आपके सारे चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर दिया आपने एक बार, कैसे करना है वो भी बताते हैं, फिक्र मत कीजिए, तो आपके काफी मदद मिल जाएंगे डीआई में। लेकिन कुछ अजीबोगरीब चैप्टर्स हैं जिनका किसी के साथ कुछ लेन देन लेना देना नहीं है। क्या है वो? एक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरा है प्रोबेबिलिटी। मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का लिंक इसके साथ है, लेकिन इन दोनों चैप्टर्स का बाकी के रियल वास्तविक चीजों से कोई मतलब नहीं है, संबंध नहीं है। अब बात करते हैं मेंसुरेशन, 2D 3D, क्यूब, स्क्वायर, सिलेंडर, कोन वगैरह वगैरह, इनका भी किसी के साथ कुछ लिंक नहीं है। तो ये चैप्टर्स जो है अलग अलग हैं, इनको आप अलग से कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके बीच में ये सीक्वेंस अगर आप मेंटेन करें तो आपको काफी हद तक मतलब मिलेगा फायदा। अब बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी। सर ये डेटा सफिशिएंसी क्या है? डेटा सफिशिएंसी भी आपके अरिथमेटिक के चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक मतलब ऊपर जो लिखे गए हैं उनसे किसी से भी आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी से भी आ सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। एग्जांपल लेके बताएं, यूजुअली प्रीलिम्स में भी आपको 5 मार्क के डेटा इंटरप्रिटेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन वो काफी इजी लेवल के होंगे। बट जब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की बात, तो वहां पे आपको डेटा सफिशिएंसी मिलेगा और बहुत ही डिफिकल्ट वाला मिलेगा। ये हम पहले से बता देते हैं, मेंस में हर एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, मतलब होता है, और उसके लिए आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कैसे करेंगे बताते हैं। उससे पहले ये डीआई मतलब डेटा सफिशिएंसी, डीएस जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर एक सवाल बना देते हैं। आपको ऐसा एक सवाल दिया होगा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा, बस एग्जाम्पल के बता। पहला बीट में अगर आपको दिया जाएगा कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का है 60 रुपया, दूसरे बीट में दिया जाएगा डिस्काउंट आपका दिया गया है 30%, और चौथे आर्टिकल मतलब थर्ड पॉइंट में दिया जाएगा कि आपका मार्क प्राइस है 80। ठीक है, तो मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। अरे भाई कॉस्ट प्राइस, अगर मैं पहला स्टेटमेंट को लूं कि कॉस्ट प्राइस 60 रुपए है, 60 रुपए से आपको क्या पता चलता है सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, कुछ पता चलेगा नहीं, काट दीजिए। सिर्फ डिस्काउंट, ये जो 30% का डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? मार्क प्राइस के ऊपर लगता है। अकेले डिस्काउंट में मैं सेलिंग प्राइस तो नहीं निकाल सकता। सिर्फ मार्क प्राइस 80 रुपए है, तो मुझे क्या पता चलेगा भाई बेचा है या नहीं। लेकिन अगर मैं जोड़ूं तो कॉस्ट प्राइस को मैं किसी के साथ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट हो सकता है या तो सेलिंग प्राइस के साथ डायरेक्टली, या तो प्रॉफिट और लॉस के साथ। तो यहां पे और कुछ कॉस्ट प्राइस का रोल नहीं है। डिस्काउंट जो 30% का दिया जाता है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। तो अगर उस चीज का मार्क प्राइस होगा 80 और 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 80 का 30% होता है 24 का रुपीस का डिस्काउंट अगर मैं 80 पे दे दूं तो बेचूंगा कितने में? 56 रुपए में बेचूंगा। मतलब मुझे सेलिंग प्राइस पता चल रहा है। कब पता चल रहा है? अगर मैं दूसरे और तीसरे डेटा को मिलाऊं तो। मतलब यहां पे इस डेटा सफिशिएंसी का आंसर क्या होगा? टुगेदर 2 and 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऐसा डेटा सफिशिएंसी का सवाल, ये सिर्फ हमने एग्जांपल के तौर पर प्रॉफिट लॉस का करवाया। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर से ये सवाल आपको डेटा सफिशिएंसी में मिल सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जब एडवांस लेवल का डीआई की बात करते हैं, या फिर डेटा सफिशिएंसी की बात करते हैं, या फिर मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वहां पे अगर इतना डिफिकल्ट सर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? अब हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चलिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस भी क्लियर करना होता है, तो दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर हो, कैसे पढ़ना शुरू करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये देखिए। आपके पास अभी जो भी ऑफलाइन टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक को खोलिएगा। अगर आपके पास अभी कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्स्ट बुक नहीं है और आप परचेज करना चाहते हैं मार्केट से, तो आप दो बुक्स में रेफर कर सकता हूं आपको। एक है आपका क्विकर मैथ्स, जो कि बीएससी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से एम टायरा ऑथर हैं जिसके, और दूसरा है आपका अरिहंत पब्लिकेशन की ओर से आता है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। ये दो टेक्स्ट बुक मैं यूजुअली इसलिए आपको सजेस्ट करता हूं क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस है वो काफी डिटेल्ड वे में है और एरर फ्री है, मतलब कोई भी गलती उनमें नहीं है ज्यादा। तो अगर इन दो बुक्स के अलावा आपके पास कुछ और बुक्स भी है तो कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं, उसी बुक को पकड़िए। उस बुक में स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं। जो भी चैप्टर आप खोलेंगे, टाइम एंड वर्क खोलिए, टाइम एंड डिस्टेंस खोलिए, स्टार्टिंग में 2-3 पेज का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कुछ एग्जांपल्स करवाए जाते हैं, उनके ऊपर पहले फोकस कीजिए। उनको खत्म करने के बाद अगर आपके पास अभी और भी टेक्नोलॉजी मॉडर्न साधन आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब है, कहीं से भी आप वीडियो देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी कई चैप्टर्स अरिथमेटिक चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप बस यूट्यूब में सर्च कर दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, या फिर हमारे वीडियोस देख सकते हैं, कहीं से भी आप देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लीजिए, उसके बाद चलिए एग्जांपल के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन, उसी बुक में जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है वो सवाल बने या तो ना बने। अगर आपका थोड़ा ग्रिप बन चुका है तो सवाल बन जाएगा। ऐसे करते करते सवाल बनाते जाइए। लेकिन एक गलती जो दोहराते हैं लोग कि सवाल बन जाने से खुश हो जाते हैं कि भाई हो गया हो गया। आपको क्या करना है, अगर कोई सवाल बनता भी है तो उसका सॉल्यूशन रेफर कीजिए। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि अगर वो सॉल्यूशन दूसरे किसी तरीके से किया होगा तो आपको एक ही सवाल के दो तरीके पता चल गए। एक आपने जिस वे में किया,
दूसरा आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया जाता है। यूजुअली आप जब बिगिनर्स के स्टेज में करेंगे तो आपके और बुक्स के जो मेथड होते हैं वो अलग नहीं रहते हैं, वो सेम ही होते हैं, क्योंकि वहीं से आपने चीजों को सीखा होगा, ठीक है। लेकिन एक बार रेफर कर लीजिएगा सॉल्यूशन। ऐसे मानते चलिए चलिए करते 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 1 नंबर सवाल पे आए, 3 नंबर सवाल पे आए और 3 नंबर का सवाल आपसे नहीं बना। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, इमीडिएटली सॉल्यूशन देख लेते हैं, वो गलती नहीं करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन अगर नहीं बना तो आपको क्या करना है, बहुत बारीकी से, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने उस चैप्टर का पढ़ा था पहले 2-3 पेज में, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक बार और पलटाना है, थोड़ा देखना है कि कहीं कुछ छूट रहा है क्या, क्या कुछ कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया, क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा दिमाग को खर्चा कीजिए। ताकि क्या होता है, वहां पे आपको बताते हैं कि अगर आप मुश्किल में पड़े हैं और इमीडिएटली आपको उस मुश्किल से कोई निकाल देता है तो वो सिचुएशन आपको बाद में याद नहीं रहता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप इमीडिएटली सॉल्यूशन देख लेंगे तो आप इमीडिएटली उस सिचुएशन से बाहर चले गए तो आपको वो चीजें याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम में आप कुछ वक्त तक फंसे रहेंगे तो वो चीजें आपको बाद में याद रहेगी कि हाँ मैंने ऐसे कुछ दिक्कतें का सामना किया है ऑलरेडी, ये सवाल मैं कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस देंगे बाद में आपको। तो अगर आपने कुछ रेफर करके भी आपको आंसर नहीं मिला देन आप सॉल्यूशन रेफर कीजिए, और जिस सॉल्यूशन रेफर करने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन आया कि हाँ सॉल्यूशन से मुझे समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को एक सिंगल टिक दीजिए। सिंगल टिक का मतलब होता है मैंने इसका सॉल्यूशन एक बार रेफर किया है। ऐसे करते करते जाइए। अब इसका मतलब नहीं कि अभी आपने शुरू किए 5 क्वेश्चन, आपका ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा क्वेश्चन नहीं बना तो आपने क्या किया, जब 5 क्वेश्चन को एंड करके खाने जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं तो आप इमीडिएटली क्या करते हैं, या तो खाने से पहले या तो खाने के बाद आके उस 3 नंबर को देख लेते हैं कि वो छूटा था, थोड़ा देख लें याद है या नहीं। वो गलती करते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो आपका रैम जो है ना, वो वोलेटाइल मेमोरी है, वो इमीडिएटली चीजों को नहीं भूलता, वो वहां पे रिटेन करके रख देता है। लेकिन आपको क्या करना है, उस गलतफहमी में मत रहना है, कि मतलब उस धोखे में मत रहना है। आपको क्या करना है, उसको अभी रेफर नहीं करना है। आपको पूरा चैप्टर में जितने सवाल 50 हो, 100 हो, 150, 500, 1000 जितने भी सवाल हैं सबको बनाना है। उसके बाद फिर से आना है। उसके बाद आपको जो जो सिंगल टिक वाले सवाल मिले हैं, मतलब जिनको आपने एक बार रेफर किया, उन सवालों को फिर से सॉल्व करना है। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में कितने गहरे में। क्यों? क्योंकि अगर जो चीज आपको भूलना होता इसी दौरान आप भूल चुके होंगे, मतलब आपको एक फ्रेश स्टार्ट फिर से मिलेगा। अब वहां पे अगर वो सवाल का जवाब आप इस बार बना देते हैं तो उसमें और टिक टैक में चेंज करने की जरूरत नहीं, आपका वो बन गया। लेकिन अगर 2 बार भी आपको वो याद नहीं आ रहा है, जो कि नहीं आता है अक्सर बच्चों को, अब फिर से सॉल्यूशन रेफर कीजिए। बट इफ यू आर रेफरिंग द सॉल्यूशन ट्वाइस, सेकंड टाइम कर रहे हैं तो उसको डबल टिक कीजिए। ऐसे करते करते सिंगल टिक वाले सवाल को या तो खुद से कर दीजिए या तो सॉल्यूशन रेफर कीजिए, जिसका सॉल्यूशन रेफर कर रहे हैं डबल टिक दीजिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद अभी थर्ड टाइम आइए, अगेन जो आपको भूलना था, जो कुछ छूटना था वो छूट चुका है, अब फिर से स्टार्ट कीजिए। किन सवालों को देखना है, जिनमें डबल टिक है, जिनको आपने 2 बार रेफर किया, क्या अब भी वो मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी अगर अभी भी कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, बीइंग ए स्टूडेंट जब मैं भी था कुछ नहीं हो रहे थे, तो पूरा फ्रैंकली बताते हैं आपको चीजों को कि अगर फिर से आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 चांसेस है। अगर वो सवाल नहीं बना तो ऑब्वियसली आपको तीसरे बार रेफर करना है और 3 टिक मारना है, और इस बार रेफर करते ही आपको आंसर याद रह जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा और वो दिमाग से कभी नहीं जाएगा, इसका गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिक घटनाएं आपके साथ घटती है। क्या? तीसरे बार जब आप इस सॉल्यूशन को करने के लिए आते हैं, कुछ कुछ सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जिनका सवाल का जवाब आप निकलते निकालते एक यूनिक अप्रोच में आप सॉल्व कर देते हैं। मतलब वो टोटली आपने जो सॉल्यूशन 2 बार रेफर किया है उससे पूरा कंप्लीटली अलग होता है या फिर कम स्टेप्स वाला होता है। उसी चीज को हम कहते हैं शॉर्टकट। और वो शॉर्टकट कहां से आया? आपके खुद के प्रैक्टिस से आया। 2-3 बार आपने एक सवाल को किया, पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली समझा, तभी जाके आपका दिमाग काम किया कि ऐसे क्यों जाऊं, मैं इस तरीके से जा सकता हूं। वो खुद ही खुद इनहेरेंट हो रहा है आपके बीच में, आपको पता नहीं चला, किसी को मदद नहीं ले रहे, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर ये सारे के सारे शॉर्टकट्स बनाने शुरू कर देंगे। मतलब कुछ एक नया अप्रोच जो कि सवालों को जल्दी सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, ये चीजें आप में डेवलप होने शुरू हो जाएंगी। अब इसके अलावा तीसरे बार जिसको रेफर किए हैं उसको रेफर करने की जरूरत नहीं। अब आप फ्रैंकली कह सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं कि भाई वो चैप्टर मेरा खत्म हुआ। ऐसे करते करते परसेंटेज और रेशियो को पूरा कंप्लीट कीजिए। साइड बाय साइड इन चैप्टर्स के ऊपर भी धीरे धीरे एक बार आइए और इनको भी कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। अब इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब वहां पे आपका दिमाग ये काम करता है, सर शॉर्ट ट्रिक कहां से लाएं। अब शॉर्ट ट्रिक कहां से लाएं उसका एक चीज हम बताते हैं। तो सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं? बुक वाला अप्रोच जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, और वो ट्रेडिशनल आपका जितना स्ट्रांग होगा आप उस ट्रेडिशनल में कुछ स्टेप्स घटा के कम टाइम में जो मेथड लगाते हैं उसको शॉर्टकट कहा जाता है, शॉर्टकट अप्रोच। या फिर जो यूनिक अप्रोच हमने अभी कहा था, या फिर उनको शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे फॉर्म्स में डाल के आप खुद व खुद उन सवालों को सॉल्व करने लगते हैं, और ये धीरे धीरे डेवलप होते ही आपके शॉर्ट
ट्रिक्स भी डेवलप होने लगते हैं। वो ट्रिक्स क्या होते हैं? कुछ ना करके भी आप आंसर तक इमीडिएटली पहुंच सकते हैं। सर ये शॉर्ट ट्रिक्स भी हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने खुद ही निकाला है कई बार। जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था स्टूडेंट के हिसाब से, तब मैंने इतने इन दोनों के ऊपर फोकस किए कि रेशियो के कुछ कुछ ट्रिक्स, जैसे कि मिक्सचर में मिल्क चेंज नहीं हो रहा तो मिल्क बराबर रख के मैंने उनके मिल्क के रेशियो को बराबर किया, वाटर को चेंजेस किया, ऐसे करके कई सारे ट्रिक्स निकाले। लेकिन जब मैंने बाद में वीडियो देखा YouTube में, वो सारे के सारे ट्रिक्स आपके 4-5 साल पहले से अवेलेबल है। मतलब मैंने कुछ बड़ा था तीर नहीं मारा, लेकिन खुद व खुद मैंने वीडियो से पहले खुद व खुद वो सारे लॉजिक्स निकालने शुरू कर दिए थे। मतलब ये चीज भी आपको क्लियर होने चाहिए कि ये जितने स्ट्रांग होंगे ये भी आ सकते हैं। और अगर अभी इनिशियल स्टेजेस में आ नहीं रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स सब लोग प्रोवाइड करते हैं नेट में, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर सबसे कम स्ट्रेस दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। इससे पहला प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और ये थर्ड प्रेफरेंस। सर आप कैसे कह सकते हैं ये थर्ड प्रेफरेंस होगा, ये शॉर्टकट तो हमें ज्यादा चाहिए? यही गलती करते हैं बच्चे अक्सर, इसको सबसे पहला इंपॉर्टेंस देते हैं, धीरे धीरे इसकी ओर जाते हैं। इसकी ओर क्यों जा रहे हैं? यहां पे ही तो आपने गलती कर दिया। सर शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं, इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि शॉर्ट ट्रिक निकालते निकालते कई सारे आपके कॉन्सेप्ट पीछे छूट जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का नाम कह रहा हूं, जो कि सबको पता है। वो चैप्टर अपने आप में ही एक मैजिक है, जादू है, ट्रिक है। वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक छोटा सा सवाल मैं रखूं तो हर एक बंदा आंसर कर देगा। मुझे पता है क्या, कि अगर मेरे पास एक चावल है जिसका प्राइस है 30 रुपीज पर केजी, दूसरा चावल है सपोज उसका प्राइस है 35 रुपीज पर केजी, उन दोनों को कितने अनुपात, कितने रेशियो में मिलाने से जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो हो जाएगा 32 पर केजी। सर ये भी कुछ सवाल है, माइनस कर दीजिए 3, माइनस कर दीजिए 2, आंसर आ गया 3:2। ये आप कर दिए, काफी बढ़िया है। लेकिन अगर यही सवाल एग्जैक्ट को मैं आपको कहूं कि ट्रेडिशनल में कोई और तरीका, ये तरीका लगाए बिना आप करके दिखाइए, तो क्या आप कर सकते हैं? मैक्सिमम बच्चे कहेंगे नहीं सर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट, इसी ट्रिक, इसी मैजिक पे फोकस किया है। आपने कभी दोबारा पलट के नहीं देखा कि इसके बिहाइंड द लॉजिक क्या हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपको क्या होगा, कब होगा। ऐसे सवाल आपको हाल ही आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं, लेकिन जब मेंस एग्जाम की बात करें तो ऐसे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन के कई सारे डिफिकल्ट सवाल आपको मेन एग्जाम में मिलेंगे। आप सिर्फ इतना पकड़ के अगर रहेंगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा, तो मेंस एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए फोकस कीजिए इसके ऊपर। लेकिन इसको अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रीलिम्स में आप धोखा खा जाएंगे। आप अगर इसी में करना शुरू कर देंगे, मतलब हर चीज का हर जगह इंपॉर्टेंस है भाई। कभी शॉर्ट ट्रिक काम देगा, कभी ट्रेडिशनल, मतलब मेरे ख्याल से तीनों चीजें इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर इससे इधर, इससे इधर हर बार बता रहे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए शॉर्ट ट्रिक का। अगर बिना शॉर्ट ट्रिक के आप सोच रहे हैं कि एग्जाम क्लियर कर दें, तो वो भी गलती है। कैसे? अगर मैं एक चैप्टर का नाम कहूं आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक सवाल आपको अगर मैं पूछ लूं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, तो आपको एप्पल वर्ड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो एप्पल जो वर्ड है उसमें टोटल कितने अल्फाबेट है? 5, उसका फैक्टर लिख दीजिए। कौन रिपीट हो रहा है? पी कितने बार? 2 बार। जो रिपीट हो रहा है जितने बार उसको डिवाइड कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल होता है 120, ये होता है 2, तो ये आपका आंसर आ गया 60। ये है उसका शॉर्टकट। इसके पीछे आपको ट्रेडिशनल लॉजिक जानने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल आपको डायरेक्टली मिलेंगे। मतलब स्मार्ट वर्क कीजिए थोड़ा, कि कहां पे हम ट्रिक लगा सकते हैं, कहां पे हम ट्रिक नहीं लगा सकते। और ऐसे भी कई सारे ट्रिक्स हैं जिनके बच्चे फंसते क्यों हैं? क्योंकि वो ट्रिक सीख जाते हैं लेकिन एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करें। सर वो कैसे अवॉइड करें? अरे आप खुद ही अवॉइड कर सकते हैं। कई कबार आपके जो शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्रिक देख के आपको खुद व खुद ऐसा नहीं लगता कि भाई ये तो एग्जाम में याद नहीं आएगा, ये तो एग्जाम में हम कर ही नहीं सकते, ऐसा लॉजिक तो एग्जाम में दिमाग चलेगा ही नहीं। अगर आपको अभी से ही कॉन्फिडेंस लो है कि इन सारे चीजों को आप एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उनको पढ़ के फायदा क्या है? यू कैन डायरेक्टली स्किप देम। रादर यू शुड फोकस ऑन दोस ट्रिक्स जिनको आपको लगे कि हाँ ये समझ में आ रहा है, इसको अगर मैं 2-3 बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लूंगा, मॉक्स में देख लूंगा, तो डायरेक्टली मैं एग्जाम में इसका आंसर दे सकता हूं। उन्हीं ट्रिक्स पे फोकस कीजिए। मतलब एक स्मार्ट वे में अप्रोच आपका लीजिए, पढ़िए। लेकिन अब दिमाग में आपका एक खुराफाती सवाल ये भी आया होगा, सर आप ट्रिक को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं और ट्रेडिशनल को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। ट्रेडिशनल में तो सवाल ज्यादा टाइम ले लेंगे, और ज्यादा टाइम लेंगे तो टाइम, एग्जामिनर तो टाइम कम लेने के लिए बोलता है, वो तो सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, तो सब कुछ गड़बड़ा गया। अब वहीं पे हम कुछ सब कहना चाहते हैं कि टाइम और एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, ये सारे के सारे कैसे इंटरलिंक्ड है, क्या करने से आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन मिलेगा, अब उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए
तो बच्चे क्या करते हैं, कम टाइम में सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब आप कम टाइम में सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जरूर गड़बड़ होके वहां पे कई जवाब आपने गलत दिया होगा, रॉन्ग आंसर्स दिए होंगे। और ये क्या इंपैक्ट डालता है, ये आपके एक्यूरेसी को घटा देता है, आपके एक्यूरेसी को घटा देता है। मतलब टाइम कम के चक्कर में आपका एक्यूरेसी कम हो रहा है। क्या ये वैलिड है, क्या ये वाइज डिसीजन है आपका? द आंसर विल बी क्लियर, नो। द रीजन बिहाइंड इट इज, आपके अगर आंसर गलत आ रहे हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। ये याद रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और वो कॉन्फिडेंस लो होते ही आप क्या करना शुरू करते हैं, एक्यूरेसी गड़बड़ा जा रहा है ना, तो आप क्या करते हैं ना, एक सवाल को कम टाइम में कर देते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ मेरे तो गलत होते हैं, ये क्या गलत है या सही है, तो आप क्रॉस चेक करने में लग जाते हैं। और क्रॉस चेक करते ही आपका फिर से टाइम लगने लगता है ज्यादा। मतलब वही आंसर आपको निकालने के लिए टाइम कम लगने की जगह अभी आपको नॉर्मल से ही टाइम लगने लग रहे हैं। लेकिन इन चीजों को कैसे अवॉइड किया जा सके, अगर आप स्टार्टिंग ये सारे के सारे चीजें बिगनर्स के लिए बोल रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में आप टाइम पे फोकस ना करके अगर आप एक्यूरेसी पे फोकस करें, तो अगर आपका एक्यूरेसी हाई हुआ तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आपको और क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, तो ये क्रॉस चेक का टाइम आपको और नहीं लगेगा। और अगर क्रॉस चेक करने का टाइम आपको नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली टाइम धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और ये टाइम कम सर कैसे, एक्यूरेसी पे फोकस करने से ये टाइम कम कैसा लगेगा, उसके लिए आपको फिर से और एक चीज करना है कि अगर आपको यहां पे धीरे धीरे टाइम कम होना शुरू हुए और आपके कॉन्फिडेंस हाई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का मन होगा, क्योंकि आपके आंसर सही आ रहे हैं। एक बार आपके आंसर्स गलत आने शुरू होते हैं तो आपको मतलब हड़बड़ा रहे हैं, गलत तो हो रहे हैं, क्या करें और नहीं करेंगे ऐसा मन। लेकिन आपके एक्यूरेसी अगर बढ़ते जा रहे हैं, आपके अगर सवाल जवाब सही होते जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का मन होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितना करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस हाई होगा। और प्रैक्टिस हाई होते ही ऑब्वियसली आपको फिर से टाइम, मतलब घूम फिर के सब एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस। अब आपका फोकस सिर्फ इतना रहना चाहिए कि प्रैक्टिस कैसे करें। अब प्रैक्टिस का एक ट्रिक आपको हम बताते हैं कि बच्चे अक्सर हमें पूछते रहते हैं कि सर कैलकुलेशन में वक्त निकल जाता है, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाता है, तो क्या करें। देखिए उनके लिए आपको कुछ वैदिक मैथ्स के रूल जानने जरूरी है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये कैसे इमीडिएटली करना है। उनके ऊपर वीडियोस हम लाएंगे, फिक्र मत कीजिए। हम पहले फोकस कर रहे हैं टॉपिक्स के ऊपर। ये छोटे छोटे चीजें आप कहीं से भी जाके सीख सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इनके ऊपर स्ट्रेस रखा है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। और उन चीजों को डेवलप कैसे करें, हमेशा बच्चे जो गलती करते हैं, हम गलतियों पे ही बार बार मतलब नजर डाल रहे हैं। जो बच्चे गलती करते हैं वो कहां पे, अगर आपको मान लीजिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल यूजुअली बहुत लेंदी होते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन पार्ट बहुत रह गया। तो आपको पता है कि कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू पी होल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी। तो आपने क्या किया, हाँ सर मुझे अमाउंट पूछा था, प्रिंसिपल दिया था 8000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 7% टू 100 और टाइम दिया था 3। ये मुझे पता है कि इतना कर देने से आंसर आएगा, तो मैं और क्यों करूं। यही गलती करते हैं बच्चे, इसीलिए उनका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पा रहा है। इस कैलकुलेशन को आपको पूरा एंड तक करना है, पूरा एंड में डेसिमल में आंसर निकालने हैं। डेसिमल में आंसर निकालते ही आपको क्या होगा, वहां पे कई सारे कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन से गुजरना होगा, जो कि डेली बेसिस पे आपके प्रैक्टिस को हाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया कि ये करने से आंसर हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको पूरा फाइनल स्टेप आंसर तक जाना है। सेम चीज डीआई का भी। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं पता है कि व्हाट परसेंट मोर, सर मुझे पता है परसेंट डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेस इनटू 100 करना होता है, उसको क्यों करूं। जब आपको ऐसा सवाल अप्रोक्सीमेशन में दिया जाए 123/83/117 इनटू 100, तो बच्चे अक्सर वहां पे गड़बड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहां पे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा जाता है, तो यहां पे बच्चे इस कैलकुलेशन के ऊपर फोकस नहीं करते। इस कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर अप्रोक्सीमेशन पूछा है तो 83 को आप ले सकते हैं 80 और 117 को ले सकते हैं 120। ये थोड़ा ज्यादा गैप हो गया, ये एग्जांपल बस ऐसे ही निकल के आया, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं तो यहाँ पे 2/3 और 2/3 का मतलब 66 होल 2/3%, या फिर आप कह सकते हैं 66.66%। ये जितना आप एंड तक, क्वेश्चन के एंड तक सॉल्व करते जाएंगे, उतना आपका प्रैक्टिस हाई रहेगा, उतने आपके स्पीड बढ़ते जाएंगे। ये सारे के सारे चीजें डिपेंडेंट है एक ही चीज के ऊपर, कितना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं।
अगर एक चीज में 2-3 साल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि मनी मन सोचिए कि इन 2-3 साल में आप अगर 1-2 मार्क से मैथ में क्या मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, तो क्या इस 2-3 मार्क को कवर अप करने के लिए आपने कुछ यूनिक चीजें किए हैं? तो उनका आंसर सिर्फ दिमाग में ये रहेगा, नहीं हमने कुछ यूनिक नहीं किया। लेकिन वो 1 साल पहले मॉक्स में अगर 60 मार्क्स ला रहे थे, तो आज वो एक मतलब मॉक दे रहे हैं तो उनका 65 आ रहा है, कल जब देंगे तो 70 आएगा। सर अगर कुछ यूनिक ही नहीं कर रहे हैं तो ये मार्क्स बढ़ते कैसे जा रहा है? आंसर इज ऑलवेज वन थिंग, प्रैक्टिस। मतलब घूम फिर के आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। मतलब आप अगर एक बार चीजों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर दें तो आपके प्रैक्टिस में बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी स्ट्रेस आपको नहीं देना है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे पता है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनके कैलकुलेशन ही लेंदी हो जाते हैं, इतना जितने भी प्रैक्टिस करेंगे वो टाइम ज्यादा ले लेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है। तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो लगाऊंगा, एक आपके लिए लाऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने। ये हमने पूरा बता दिया कि क्वांट कैसे आपको जीरो से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे खत्म करना है। तो ये था आज के सेशन में, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कही आपको। और देखिए यहाँ पे टाइम से लेके एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, ट्रेडिशनल, क्या रोल रहता है सबका, हम सब चीज बताएं कि शॉर्ट ट्रिक अगर पढ़ भी रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ट्रिक जानना, लेकिन उन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर फोकस करें जो एग्जाम में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मतलब जितना हम समझाना चाहते हैं, बहुत मेहनत मतलब इतने मतलब कंटिन्यूसली बताते जा रहे थे, तो अभी और मतलब बात मुंह से नहीं निकल रहा है। तो चलिए, अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, क्या और चीजें आपको चाहिए। ये सारे के सारे वीडियोस हम जो ला रहे हैं वो आपके कमेंट्स को पढ़ के ही ला रहे हैं कि आपको क्या चीजों में तकलीफ हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम वीडियोस बना के ला रहे हैं आपके लिए। तो कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ओपन कर दीजिए टेलीग्राम ऐप, सर्च कर दीजिए कैरियर डिफाइनर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि बच्चे डिस्कस करते हैं, आप उस डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसा ही वीडियोस के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।